हेलो दोस्तों। आज शुरू करते हैं हम कक्षा 7 की विज्ञान का चौथा अध्याय, अम्ल, क्षार और लवण। यह एक ऐसा अध्याय है जो हमारी केमिस्ट्री की आगे की राह को तय करेगा। इस अध्याय को अगर आप लोग समझे तो आपको आगे केमिस्ट्री आसान लगेगी, और नहीं तो वही होगा कि सफेद और पीला डाला लाल कैसे बन गया, दिमाग चकरा गया। तो शुरू करते हैं हम अपने इस अध्याय को। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी 4.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 4.1 में लिखिए। नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। संतरे का खट्टा। सिरके का भी खट्टा। दही खट्टा। इमली का स्वाद खट्टा। शक्कर का स्वाद मीठा। नमक का स्वाद नमकीन। आंवले का स्वाद खट्टा। खाने का सोडा कड़वा। अंगूर खट्टा। कच्चा आम खट्टा। खीरा कड़वा। चेतावनी: किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। ये चेतावनी प्रयोगशाला के लिए है। अगर आप प्रयोगशाला में जाएं तो किसी भी वस्तु को चखना और छूना नहीं। हो सकता है वो खतरनाक एसिड हो जो आपको जला सकता है। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। बूझो, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? पहेली: नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हैं, अम्ल कहलाते हैं। मतलब जनरल डेफिनेशन है। और भी आगे अम्ल की कई विशेषताएं पढ़ेंगे हम, लेकिन जो प्रमुख विशेषता है वो कि अम्ल खट्टे होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। तो क्षारक के बारे में क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और वह स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं।
साबुन भी एक प्रकार का क्षारक है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। क्या आप जानते हैं, देखो इसमें कुछ अम्लों और क्षारकों के नाम दिए गए हैं और वे किस में पाए जाते हैं वही बताया गया है। इस सारणी को आप सभी लोग याद रखना, काम आएगी। एसिटिक अम्ल सिरका, सिरका जानते हैं जो अचार में डलता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक। साइट्रिक अम्ल नींबू का रस। नींबू कुल के फल अर्थात नींबू, संतरा आदि। लैक्टिक अम्ल दही। ऑक्जेलिक अम्ल पालक। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, सिट्रिक फल। टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम। क्षारक का नाम किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। अशुद्ध जल में इसका रंग मोव नील सोड होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर एक प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्र के बारे में बताया गया है। लिटमस दोनों प्रकार से पाया जाता है, विलयन के रूप में या कागज पट्टी के रूप में। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो यह लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में मिलाने पर यह नीला हो जाता है। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। लाल या नीला। लाइकेन। क्रियाकलाप 4.1। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या बरफ नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपर्युक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नलके का पानी, मार्जक का घोल, बाधित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, धावन सोडा का विलयन तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन अशुद्ध जल में बनाइए। अपने परीक्षण को सारणी 4.2 में नोट कीजिए। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय।
दही एक हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। क्रियाकलाप 4.2। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोखता या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? इस प्रकार 4.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को 4.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं। हल्दी के विलयन पर प्रभाव। टिप्पणी। देखो, नींबू का रस कोई प्रभाव नहीं। टिप्पणी, यह क्षार नहीं है, इसमें भी कोई प्रभाव नहीं, यह क्षार नहीं है। सिरका, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हल्दी के, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह भी क्षार नहीं है। दूध या मैग्नीशियम, यह हल्दी को पीले से लाल कर देगा, यह क्षार है। खाने का सोडा, यह भी हल्दी को लाल कर देगा, यह क्षार है। चूने का पानी भी हल्दी को पीले से लाल कर देगा, यह भी क्षार है। शक्कर का पानी कोई असर नहीं, यह क्षार नहीं है। नमक का पानी कोई असर नहीं, यह भी क्षार नहीं है। अब मैं समझ गया कि मेरी सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षार की होता है। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। क्रियाकलाप 4.3। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्रित कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख लीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5 बूंदें 4.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे ठोस कर रखता हूँ जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे ठोस कर रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। जब गुड़हल से सूचक बनाते हैं हम, क्या अम्ल को गहरा गुलाबी रंग में बदल देता है, क्षारक को नीले रंग में। आप इन प्राकृतिक सूचक को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहेली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है या क्षार है? इसमें बड़ा इस बार है। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। क्रियाकलाप 4.4। शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पीने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों
के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने परीक्षणों को सारणी 4.5 में लिखिए। उदासीनीकरण। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनोल्फथैलीन कहते हैं। क्रियाकलाप 4.5। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निरस्त्रित किया जाना चाहिए। किसी प्रणाली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोल्फथैलीन विलयन के रंग को नोट भी कीजिए। सूचक के 2 से 3 बूंद अम्ल में मिलाइए। कि 1 बूंद मिलाइए। परखनली को सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड ये 1 बूंद डालिए। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फथैलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। यहाँ पर एक सूचक है फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन जो क्या करता है, क्षारीय विलयनों को जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो यह गुलाबी रंग देता है और जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। अम्ल प्लस क्षारक से बनेगा लवण प्लस जल। ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, जल प्लस ऊष्मा। भुजों ने चूने के पानी में तनि सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा
अथवा ठंडा गर्म होगा, एसिड बेस रिएक्शन। अब हम इस नीले डब्बे को पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इस नीले डब्बे में क्या है, अम्ल वर्षा के बारे में बताया गया है। जब पहली बारिश होती है तो लोग कहते हैं उसमें मत नहाओ, शरीर में फफोले पड़े आएंगे। तो अम्ल वर्षा के बारे में ही कहते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अपाचन। हमारे आशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा क्लेमाइन विलयन बल का उदासीन किया जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादप की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अवशिष्ट। अनेक कारखानों के अवशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अवशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। प्रमुख शब्द। अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षारक। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और वह स्पर्श करने में साबुन जैसे प्रतीत होते हैं एवं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। सूचक। वे पदार्थ जिनसे हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, सूचक कहलाते हैं। उदासीन विलयन। ऐसे विलयन जो ना तो अम्ल हैं और ना ही क्षार, उदासीन विलयन कहलाते हैं। उदासीनीकरण। जब अम्ल और क्षार मिलकर आपस में अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं
तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इससे जो उत्पाद बनता है वो जल और लवण होते हैं। आपने क्या सीखा? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा इनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। चलो, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभ्यास आप अपने हिसाब से करना। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा।